हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको उत्पादन फलन का अर्थ, अल्पकालीन उत्पादन फलन और उसके नियम के बारे में बताया जा चुका है। दीर्घकाल, हम इसका आशय स्पष्ट कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र में दीर्घकाल का आशय उत्पादन साधनों की परिवर्तनशीलता से लगाया जाता है। यदि हम साधनों में पूर्णतया परिवर्तन कर पा रहे, जिस समय हमारी पूर्ति पूरी तरह मांग के अनुकूल होती है, वो समय दीर्घकाल माना जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में ये मान लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों में भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, साहस हो, प्रबंध हो या संगठन हो, हम कि कोई भी साधन ले उसमें जिस मात्रा में चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब दीर्घकाल में क्या होगा, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील, पूर्णतया कोई साधन स्थिर नहीं रहेगा। अल्पकाल में तो क्या था, कुछ साधन स्थिर थे और कुछ साधन ही परिवर्तनशील थे। लेकिन दीर्घकाल वो समय अवधि है जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन है सब परिवर्तनशील मान लिए जाते हैं। तो देखिए, जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में हम परिवर्तन करते हैं, तो ऐसा परिवर्तन करने पर हमारा कुल उत्पादन किस रूप में प्रभावित होगा, उसका अध्ययन हम पैमाने के प्रतिफल नियमों के आधार पर करते हैं। जो पैमाने के मानक हैं वो मीटर, लीटर, किग्रा या अन्य जो इकाइयां हैं हमारी मापन की, किसी में भी हो सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाने के कारण हम ये मानते हैं कि उत्पादन का पूरा पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। तो उत्पादन का पैमाना बदल जाने पर उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को हम जिस फलन के आधार पर पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। मतलब दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों में यदि समानुपातिक परिवर्तन कर दिया जाए या उनको जिस रूप में चाहे चेंज कर दिया जाए, इससे उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि हम ऐसा देखें तो उत्पादन की मात्राओं पर हमें प्रभाव 3 रूपों में दिखाई दे सकते हैं: पैमाने के वर्धमान प्रतिफल नियम, पैमाने के समता प्रतिफल नियम और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम। जिस प्रकार अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर थे और कुछ परिवर्तनशील, उसके आधार पर हमने उत्पादन या प्रतिफल के नियम देखे थे और हमने कहा था उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रासमान नियम की व्याख्या की थी। अब हम पैमाने के पूरा मापदंड परिवर्तित कर रहे हैं, तो उत्पादन पर जो प्रभाव होंगे उसका अध्ययन हम पैमाने के प्रतिफल नियमों के आधार पर करते हैं। और ये नियम क्या होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैमाने के वर्धमान या वृद्धिमान कहें, वर्धमान प्रतिफल नियम। वर्धमान प्रतिफल नियम का मतलब है बढ़ते प्रतिफल नियम। पैमाने की पूरी मात्रा ही इसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी या पूरा का पूरा पैमाना ही इसके अंदर बदल जाएगा। पूरा पैमाना बदलने पर देखिए क्या होता है, प्रारंभ में साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठने तक हम साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं, हमारा उत्पादन उस अनुपात से अधिक बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ उत्पादन के साधन 10% हमने बदले हैं और यदि हमारा उत्पादन 10% से अधिक मात्रा में बदलता है, तो हम कहते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल नियम क्रियाशील हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होता है तो बड़े पैमाने पर हमें बहुत सारी बचतें भी मिलती है। जैसे कच्चे माल की कीमत कम लगती है, पानी और बिजली का किराया हमारा कम आता है। तो आंतरिक और बाहरी जो बचते हैं वो प्राप्त होने के कारण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की सेवाओं का लाभ मिलने के कारण उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में दीर्घकाल में जब हम उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बदलते हैं, हमारा उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ता है। जैसे हमने कहा, उत्पादन के साधनों को यदि हम 5% बढ़ाते हैं, यदि हमारा उत्पादन 6%, 7% या 5% से कहीं पर भी अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल नियम या बढ़ते प्रतिफल नियम भी आप कह सकते हैं। इसमें उत्पादन में साधन अनुपात से ज्यादा वृद्धि होती है। दूसरे हैं पैमाने के समता प्रतिफल नियम, पैमाने के समता प्रतिफल, समता प्रतिफल नियम।
देखिए प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होगा, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, बड़े पैमाने पर आंतरिक और बाहरी बचतें मिलती है, तो कुल उत्पादन में साधन अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। लेकिन जब साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है या साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है, तो हम साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं हमारा कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो उसको हम कहते हैं पैमाने के समता प्रतिफल नियम। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं कि हमने उत्पादन के पैमाने में 7% वृद्धि की है, यदि हमारा उत्पादन भी 7% की दर से ही बढ़ता है, तो इसको हम कहेंगे पैमाने के समता प्रतिफल नियम। पैमाने के समता प्रतिफल नियम तब क्रियाशील होते हैं जब वर्धमान नियम क्रियाशील होना बंद हो जाता है और ह्रासमान नियम क्रियाशील होना प्रारंभ नहीं होता। वर्तमान में तो साधन अनुपात में जितनी वृद्धि की जाती है कुल उत्पादन उससे अधिक गति से बढ़ता है। समता प्रतिफल नियम में हम साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं हमारा कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे साधन 10% बढ़ाए गए, कुल उत्पादन भी यदि 10% ही बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे पैमाने के समता प्रतिफल नियम। नेक्स्ट है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम। ह्रासमान प्रतिफल नियम। प्रतिफल नियम, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम। देखिए जब समता प्रतिफल नियम लागू होते हैं तो साधनों का अनुकूलतम संयोग बैठने के बाद भी हम लगातार उनमें परिवर्तन करते जा रहे हैं, तो हमारा कुल उत्पादन साधनों में किए गए प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन से कम बढ़ता है। तब हम कहते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम क्रियाशील होना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि तब हमारा उत्पादन जिस अनुपात में हम साधन बढ़ाते हैं उससे कम अनुपात में ही बढ़ता है। वर्तमान में तो क्या होगा, साधन वृद्धि के अकॉर्डिंग उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। समता प्रतिफल नियम में साधन को जिस अनुपात में हम बढ़ाते हैं हमारा कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ह्रासमान प्रतिफल नियम में क्या होगा, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है हमारा कुल उत्पादन उससे कम गति से बढ़ता है। तब हम कहते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम क्रियाशील होना प्रारंभ हो गए हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ साधनों में 10% आनुपातिक परिवर्तन किया गया, समान रूप में 10% हमने साधन बढ़ा दिए, लेकिन यदि हमारा कुल उत्पादन 10% से कम दर से बढ़ रहा है, उत्पादन यदि हमारा 5%, 7%, 8%, 9% भी बढ़ा, तो हम कह सकते हैं वहाँ कौन सा नियम क्रियाशील हो रहा है, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम। तो दीर्घकाल में उत्पादन फलन का अभिप्राय यह है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा में बदलाव करने पर दीर्घकाल में कुल उत्पादन की मात्राओं पर जो प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन हम जिस फलन के आधार पर करते हैं उसको तो हम कहते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के नियमों पर जो प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन हम करते हैं पैमाने के प्रतिफल नियमों के आधार पर। तो दीर्घकालीन उत्पादन के नियमों को हम क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल नियम, क्योंकि दीर्घकाल में पूरा का पूरा पैमाना या मापदंड ही चेंज हो जाता है। ये नियम 3 आधारों पर देखे जा सकते हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल नियम या बढ़ते प्रतिफल नियम भी कह सकते हैं, जिसमें साधन जिस अनुपात में बढ़ाते हैं कुल उत्पादन उससे अधिक बढ़ता है। फिर पैमाने के समता प्रतिफल नियम, जिसमें साधन जिस अनुपात में बढ़ाए जाएंगे कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम, इसमें साधन जिस अनुपात में बढ़ाए जाते हैं कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। अब देखिए जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है या हम यूं कह सकते हैं पैमाने के प्रतिफल नियम है, इनको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन के नियमों को तो हमने किसके आधार पर दर्शाया था, हमारे सीमांत और औसत उत्पादन के बढ़ने घटने और समान रहने की प्रवृत्तियों के आधार पर। इन नियमों को दर्शाने के लिए ये जो 3 नियम है इनको दर्शाने के लिए हम पैमाने की रेखा व समोत्पाद वक्र रेखाओं का प्रयोग करें। समोत्पाद वक्र रेखा, पैमाने की रेखा और समोत्पाद वक्र रेखाओं के आधार पर हम इन नियमों का क्लियरिफिकेशन करते हैं या हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण करते हैं। अब देखिए पैमाने की रेखा क्या होती है, पहले हम ये समझ लें पैमाने की रेखा क्या होती है। देखिए पैमाना मतलब उत्पादन के साधनों में परिवर्तन का मापदंड। पैमाने की रेखा ये बताती है
कि उत्पादन के जितने साधन या जो साधन हमने लगाए हैं उसमें समान अनुपात में परिवर्तन किया गया है। जब हम रेखा चित्र में इसको दर्शाते हैं पैमाने की रेखा को, तो हम 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा पैमाने की रेखा के लिए खींच लेते हैं, जो ये बताती है कि OX अक्ष और OY अक्ष पर जो साधन लिए हमने उनमें समान अनुपात में परिवर्तन किया गया। यानी उदाहरण के लिए कहूँ, मैंने भूमि या श्रम की इकाइयां ली है, तो जिस अनुपात में मैं भूमि ले रही हूँ उसी अनुपात में श्रम की इकाइयों को भी हमने परिवर्तनशील किया है। तो जब हम रेखा चित्र में इस पैमाने की रेखा को बताएंगे तो 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा के आधार पर इसका निरूपण किया जाता है। को कुल मिलाकर हम कह सकते हैं पैमाने की जो रेखा है वो साधनों में परिवर्तनशीलता के अनुपात को स्पष्ट करती है। पैमाने की रेखा ये बताती है कि दो साधनों में हमने किस अनुपात में या किस पैमाने में परिवर्तन किया है। दूसरा, हम समोत्पाद वक्रों को भी समझ लें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो प्रोडक्ट रेखाएं या आइसो प्रोडक्ट लाइंस। ये क्या होती है? ये वे रेखाएं हैं जो हमें बताती है कि दो साधनों का प्रयोग करके हमें समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए कितना पैमाना लगाना होगा। ये दो साधनों के ऐसे संयोग बताती है जिनसे हम समान उत्पादन की मात्राएं प्राप्त कर सकते हैं। सरल रूप में पैमाने की रेखा साधनों में परिवर्तनशीलता के अनुपात को प्रकट करती है। समोत्पाद वक्र रेखाएं दो साधनों के ऐसे संयोग बताती है जिनसे हम समान उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम इन नियमों को दर्शाएंगे, हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा पैमाने के प्रतिफल नियमों का स्पष्टीकरण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन दो चीजों का ज्ञान होना भी जरूरी है कि समोत्पाद वक्र रेखाएं क्या है, दो साधनों के ऐसे संयोग जिनसे हम समान उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और पैमाने की रेखा दो साधनों में परिवर्तनशीलता के अनुपात को प्रकट करती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल नियम कौन कौन से होते हैं, और इन नियमों को स्पष्ट करने के लिए हम पैमाने की रेखा और समोत्पाद वक्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नियम का स्पष्टीकरण करने के लिए तालिका और रेखा चित्र बनाएंगे और स्पष्ट करेंगे पैमाने की रेखा और समोत्पाद वक्र रेखाओं द्वारा कि किस प्रकार पैमाने के वर्धमान प्रतिफल नियम क्रियाशील होते हैं, फिर समतामान और लास्ट में ह्रासमान प्रतिफल नियम क्रियाशील हो रहे हैं। तो तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।